Hello everyone, my name is Aditya Shivari and today we are going to continue our chapter Principles of Management। तो यार इसमें हमने कुछ जो प्रिंसिपल्स थे वो पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे और उसके बाद मैंने कुछ फीडबैक लिए, जिसमें से एक फीडबैक था कि आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट तो बताए लेकिन आपने नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बताए। उसका यार देखो रीज़न ये है कि हम पॉजिटिव इम्पैक्ट को ही नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इट लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो अगर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट लिखना है तो आप लिख सकते हो इट डज नॉट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। समझ में आ रहा है? इसी के साथ साथ अगर मैं बताया इट लीड्स टू एफिशिएंसी, आपको लिखना है नेगेटिव तो आप लिख दो इट डज नॉट लीड्स टू एफिशिएंसी। अब अगर इसके बाद और आ जाता है तो अगर मैंने बताया इट लीड्स टू टीम स्पिरिट या फिर देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ टाइम तो आप लिख सकते हो इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे करके आप पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको डबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो सेकंड फीडबैक था वो ये था कि मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो तो देखो लेकिन उसके साथ मैं बोल रहा हूँ बुक में जाके एग्जाम्पल देखो। उसका रीज़न ये है यार कि जब आप बुक में जाके एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको ना पूरे जो टॉपिक है वो रिवाइज़ हो जाएगा, जो पूरा पॉइंट है प्रिंसिपल फिर से रिवाइज़ हो जाएगा। प्लस आप अपने खुद के एग्जाम्पल भी बना सकते हो, तो जो क्लियरिटी है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो यहाँ पर देखो, उसके बाद एक बार जाकर बुक में एग्जाम्पल देखो, तो इससे आपको समझ में आएगा कि यार वीडियो से आपने कितना सीखा है, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ी। तो चले यार अब ये सब बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो चले यार जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज इस जो टॉपिक है इसको एंड अप करते हैं। तो यार अब जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि ये एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। यानी कि जो सबसे ऊपर जो बंदा बैठता है, यानी कि जो ए है अगर वो सबसे ऊपर है तो उसके बाद बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर एफ आएगा, सी आएगा, ई आएगा, जी आएगा, यानी सब इसके नीचे होंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर इस प्रिंसिपल में क्या क्या आ गया है कि अगर किसी को ऑर्डर देना है या फिर किसी को कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो वो अपने इमीडिएट बॉस से ही करेगा। इसका मतलब ये है कि एक लाइन को फॉलो किया जाएगा कि अगर एफ है उसको कुछ भी कम्युनिकेट करना है ए से तो वो डी पे पहले बोलेगा, फिर डी बी को बोलेगा और उसके बाद फिर बी ए को बोलेगा। तो ये क्या होगा, एक पूरी एक लाइन बन जाएगी। वैसे ही अगर जी को बोलना हो तो वो पहले ई को बोलेगा, फिर वो सी को और सी ए को। सिमिलरली अगर ए को कोई बात करनी होगी एफ से तो पहले वो बी को बोलेगा, डी बोलेगा, एफ बोलेगा। ये ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि एक कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए। समझ में आ रहा है? तो इससे कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है और एक सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक लाइन में फ्लो हो रही है, सबको पता रहेगा। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो अगर एक स्कूल है, वहाँ पर एक प्रिंसिपल को बोलना है कि आपको अब 1:30 बजे छुट्टी नहीं करना, 12:30 बजे छुट्टी करना है, ठीक है? तो वो अगर डायरेक्टली आके गार्ड को बता देगी तो टीचर्स को तो ये बात पता ही नहीं, स्टूडेंट्स को बात पता नहीं, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हैसल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वहीं पर अगर वो पहले कोऑर्डिनेटर से बोलती है, वो टीचर्स को बताती है, फिर टीचर्स का गार्ड को पता चलता है, तो क्या एक सिस्टमैटिक फ्लो बनेगा, एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। अब तो ये हो गई एक सिचुएशन। लेकिन अब यार ये समझो कि स्कूल में आग लग गई है। अब अगर स्कूल में आग लग गई है तो यहाँ पर अगर सिक्योरिटी गार्ड पहले टीचर्स को बताए, फिर वो कोऑर्डिनेटर तक पहुँचे, फिर प्रिंसिपल तक पहुँचे, तो तब तक तो स्कूल की बैंड बज जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो डायरेक्टली जाके प्रिंसिपल से कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंसी है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। इसका मतलब क्या होता है कि हम एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट पोजीशंस। एम्प्लॉयज़ जो डिफरेंट पोजीशन में है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर हम स्केलर चेन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर एफ़ को जी से बात करना है तो वो यहाँ से ऐसा ना जाकर डायरेक्टली ऐसे डायरेक्टली बात कर लेगा। इसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं, ठीक है? अब इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, देयर इज़ नो सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। समझ में आ गया? कन्वर्ट कर दिया। इसका एग्जाम्पल एक बार आप बुक से देखो, आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है वो ऑर्डर वाला नहीं, लॉ वाला नहीं है, जज वाला नहीं है। ये है सिंपल कि हर चीज़ एक अरेंजमेंट में होनी चाहिए, एक ऑर्डर वाइज होनी चाहिए। यानी कि जब आप एक स्कूल में जाते हो तो प्रिंसिपल जो होती है उसकी एक अलग सीट होती है, जो डायरेक्टर होता है उसका एक अलग रूम होता है, जो स्टाफ रूम होता है वो सिर्फ टीचर्स के लिए होता है। तो अगर आपको कोई भी काम होता है आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर चले जाते हो और ये बंदे रोज़ वहीं पर मिलेंगे, आपको अलग अलग जगह पर नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, अभी आपकी टाइम की वेस्टेज नहीं होती है। मटेरियल क्यों? मटेरियल यार, अब जैसे कि आपको स्पोर्ट्स पीरियड है, आपका गेम्स पीरियड है, अब आपको अगर क्रिकेट बैट चाहिए आपको वहीं मिलेगा। एक स्पोर्ट्स रूम बनाया जाता है हर स्कूल में जहाँ पर सारे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ऑर्डरली अरेंजमेंट किया है, मैन का भी और मटेरियल का भी। तो इससे क्या होता है, टाइम की वेस्टेज नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो अगर देखें तो एक फ़िक्स सीट केबिन होता है हर एम्प्लॉय के लिए और एक
फिक्स प्लेस होती है एक हर मटेरियल के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं हो रहा है, वर्किंग भी सिस्टमैटिक हो रही है, क्योंकि सिस्टमैटिकली आपको पता है कि हर चीज़ कहाँ पर रखी है, तो आप जल्दी से जाओगे वहाँ पर करोगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है। एक एग्जाम्पल आप बुक से दोगे जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं तो यार आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब यहाँ पर इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी होनी चाहिए एक एम्प्लॉयज़ में भी, हर जगह पर इक्वालिटी होनी चाहिए एक्चुअली में। अगर आप एक स्कूल में पढ़ते हो और आपको यार ये टॉपिक ना पढ़ाया जाए, या फिर आपको बोल दिया जाए कि यार तुम इस कास्ट को बिलोंग करते हो इसलिए हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, सोचो आपको कैसा लगेगा। पुराने ज़माने में भी जिसकी भीमराव अम्बेडकर, उनके साथ भी ये हुआ था कि वो छोटी कास्ट के थे इसलिए उनको पढ़ाया नहीं जाता था। इवन हमने बहुत, ये हमारी इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है यार कि डीमोटिवेशन जाता है। आप खुद सोचो, आपको पढ़ाया ना जाए क्योंकि आप छोटी कास्ट से बिलोंग करते हो, या फिर आपके आइडियाज़ डिफरेंट है, आपका जेंडर डिफरेंट है, फीमेल्स को पहले नहीं पढ़ाया जाता था, तो सोचो कितना डीमोटिवेशन होता होगा उनके अंदर। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि काइंड ऑफ फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। आपको कुछ वर्ड्स याद यहाँ पर करने हैं, जिसकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, ऐसे 5 वर्ड्स को लिख देना वहाँ पर, और लिख देना देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। इससे क्या होगा, आपको बहुत मार्क्स बहुत बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। सेम रूल्स और पॉलिसीज़ होना चाहिए सबके लिए। प्लस अगर हम इसको वोलिएशन करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर एक डिससेटिस्फैक्शन होता है, जो बिलोंगिंगनेस है वो नहीं आती है लोगों में, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। और अगर इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अगर हम अपने यहाँ पर लगाते हैं बिजनेस में, तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप बुक से दोगे, ओके। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है स्टेबिलिटी एंड टेन्योर ऑफ अ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्टेबल रहना, टेन्योर का मतलब होता है टाइम, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी कि एक एम्प्लॉय कितने टाइम तक एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहता है, इसको हम ये प्रिंसिपल बोलते हैं। अब प्रिंसिपल का सिंपल सीधा क्या कहना है कि कोई भी फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन या फिर ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। इसको इंडियन क्रिकेट टीम से लो, अगर एक प्लेयर है उसको एक मैच के लिए बस रखा गया टीम में, उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, उसको निकाल दिया गया, दूसरे प्लेयर को आए फिर वो उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, उसको निकाल दिया गया। तो इससे क्या होता है ना, उनके मन में डर बैठ आएगा कि अगर मैंने एक मैच में कुछ नहीं कर पाया तो हार जाऊंगा। तो ऐसे क्या होता है ना, मन में डर बना रहता है ना, तो और खेल ही नहीं पाते, अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते। तो हमको क्या करना चाहिए, उनको एक जॉब सिक्योरिटी फील करानी चाहिए, यानी कि मैनेजर्स का काम ही होना चाहिए कि वो अपनी जो क्रिकेट टीम है उसमें जॉब सिक्योरिटी दे, यानी कि उनको ये बोले कि अगर तुम नहीं भी अच्छा खेल पाए तो हम तुमको 4 मैच का टाइम देंगे, या फिर हम तुमको कुछ टाइम देंगे। उससे क्या होगा, जॉब सिक्योरिटी माइंड में आएगी, मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, साथ ही साथ वेस्टेज नहीं होगा टाइम रिसोर्सेज का। एक एग्जांपल दे सकते हो आप। चलो तो आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है यार इनिशिएटिव। अब ये थोड़ा सा ना अच्छी बात हो जाती है कि इनिशिएटिव का मतलब होता है कि फर्स्ट स्टेप लेना थ्रू सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए हर एम्प्लॉय को कि वो अपना एक आइडिया दें, अपने सजेशंस दें। इससे क्या होता है कि उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके अंदर बिलोंगिंगनेस बढ़ती है, उनके अंदर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है कि हाँ यार मेरी बात भी यहाँ सुनी जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हो, आपके घर में आपसे मतलब कुछ भी काम है, ठीक है, उसमें आपकी एक एडवाइस ली जा रही है, आप बता रहे हो कि देखो यहाँ पर ये ऐसा करना चाहिए, तो आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ सब मेरी बात सुन रहे हो, एक इम्पॉर्टेंस फील होती है। यही चीज़ करने के लिए मैनेजर जो हैं थोड़े बहुत आइडियाज़ लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, तो उससे क्या होता है, प्लान तो बेटर होता ही है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी होता है, प्लस उन लोग को भी अच्छा लगता है एम्प्लॉयज़ को। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि लास्ट डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट का ही होना चाहिए, यानी कि इतने भावुक नहीं हो जाना चाहिए मैनेजर्स को कि नहीं इन्हीं के हिसाब से प्लान बना दिया और सब कुछ गड़बड़ हो गया। लास्ट डिसीजन जो सही होना चाहिए वही करना चाहिए। इससे क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन बढ़ता है। एग्जाम्पल आप दे ही सकते हो। अब आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का सिंपल मतलब होता है टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मनी। इन 3 वर्ड्स को बहुत अच्छे से लिख के आना, बहुत बोल्ड में, अच्छे से बड़े कैपिटल लेटर्स में, ताकि जो एग्जामिनर है जैसे ही वो आपकी कॉपी चेक करे डायरेक्टली उस पर उसकी नज़र पड़ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर टीम स्पिरिट जब होती है तो भाई बहुत अच्छे से काम करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम को देख लो, अगर टीम स्पिरिट नहीं हुई, रोहित शर्मा अपनी बैटिंग करने आ रहा है, विराट कोहली अपनी बस बैटिंग करने के लिए सोच रहा है और सोच रहा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाऊँ, नहीं खेल पाएंगे। सबको एक दूसरे के साथ एक हार्मनी, एक यूनिटी बना के चलना पड़ता है, तभी जाके वो मैच को जीतते हैं।
यहाँ पर जब टीम स्पिरिट से खेलेंगे, यूनिटी से खेलेंगे, तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है। जैसे कि जब रनिंग कर रहे होते हैं, रन ले रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक म्यूचुअल ट्रस्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना रन आउट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? बिलोंगिंगनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम टीम स्पिरिट को बढ़ावा देते हैं। अचीवमेंट होता ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल का, प्लस यहाँ पर इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए हमको हमेशा आई विथ वी के साथ रिप्लेस करना चाहिए। यानी कि हमेशा नहीं बोलना चाहिए मैंने ये किया, मैंने ये किया। इसकी जगह बोलना चाहिए हम सब ने ये सब किया है। इससे क्या होता है ना कि टीम स्पिरिट तो बढ़ती है, साथ ही साथ ना सारी टीम को कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर एक कैप्टन है, वो आकर बस ये बोले विराट कोहली मैंने ही रन बनाए, मैंने ही सब कुछ ये किया, मैंने ही फील्डिंग सेट करी, बाकी लोग डिमोटिवेट होंगे। इसलिए यहाँ पर उसको बोलना चाहिए हम सब ने ये किया, ये और वो सब करते ही नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल दे सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का कि मैनेजर को हमेशा प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट को। एंड बुक में एग्जांपल आप देखो, क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो चले यार, इसी के साथ हमारे ये जो पॉइंट्स है वो कवर आउट हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो टेलर हैं उनके हम जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसको कवर करेंगे। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।